नमस्कार साथियों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव। फिर से लेकर के हाजिर हूं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज के हमारे मेहमान हैं रविंद्र चौबे जी। आज हम आपसे जानेंगे कला के विषय में, कलाकार के विषय में, कलाकार की क्या क्या योग्यताएं होती हैं और साथ में और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान रविंद्र चौबे जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद राघव जी। सर, आप इप्टा के अध्यक्ष हैं जी। इप्टा एक शॉर्टकट नेम है, IPTA। इसका पूरा नाम क्या है, इप्टा है क्या और कब से इप्टा चल रहा है? IPTA जो शार्ट नेम है उसका पूरा है इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन जी। और ये बहुत लंबी लेगेसी है। जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें IPTA का गठन होता है इन द ईयर ऑफ 1943, 25 में 1943 को इप्टा का गठन होता है। और IPTA इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, ये नाम जो है, ये नामकरण जो है वो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का दिया हुआ नाम है जी। और इसकी शुरुआत होती है 1936 में, जब इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जी, या जिसको प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से हम जानते हैं, इसकी 1936 में एक अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन और गठन होता है। उसकी सदारत जो है मुंशी प्रेमचंद करते हैं। और उस वक्त ये तय होता है कि एक राइटर्स एसोसिएशन बनता है जिसमें सारे के सारे हिंदुस्तान के उस वक्त के जो उर्दू और हिंदी में जो नामचीन लेखक थे वो सारे लोग मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको प्रगतिशील लेखक संघ कहते हैं। और उस वक्त ये तय होता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करने के लिए जो दूसरे कलाकार हैं, चाहे वो संगीत में हो, नृत्य में हो, नाटक के क्षेत्र में हो, अभिनेता हो, या जो कला मंडलियाँ थीं, लोक कला मंडलियाँ थीं, इन तमाम लोगों को जोड़ के जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग कर सकें, ऐसे तमाम लोगों को लेकर एक और यूनिट बनाई जाए कलाकारों की। तो ये उन्हीं कलाकारों का जमावड़ा है जो 1940 में इसकी शुरुआत कलकत्ता में होती है, फिर एक यूनिट बेंगलोर में बनती है 1941 में, और फाइनली फिर मुंबई में गठन होता है 1942 में इप्टा, इंडिया इप्टा का, जिसको हम आज IPTA इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन या भारतीय जन नाट्य संगठन के रूप में जानते हैं। तो ये वहाँ से इप्टा की शुरुआत होती है। और भारतीय सिनेमा के तकरीबन उस दौर के जितने बड़े कलाकार हैं, जिनमें ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, A.K. हंगल, और A.K. हंगल के अलावा बलराज साहनी हैं, उसके अलावा दीना पाठक हैं, सज्जाद जहीर हैं, साहिर लुधियानवी हैं, ये कैफ़ी आदमी हैं, ये तमाम लोग जो हैं मिलकर इप्टा का गठन करते हैं। और इस तरह से इप्टा की शुरुआत होती है। बंगाल में जो सूखा पड़ा था उस दरमियान बंगाल में अनिल बिस्वास, सलील चौधरी, इन लोगों ने उस सूखे के दौरान मदद के लिए इप्टा की एक बहुत लंबी यात्रा उस वक्त बंगाल में की है। और ये एक इप्टा का इतिहास कहना चाहिए जो है। और उस वक्त से इप्टा लगातार पूरे हिंदुस्तान में सक्रिय है। और आज के दौर में देखें तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, पंजाब में, मुंबई का भी बहुत बड़ा योगदान है, और मराठी रंगमंच का भी बहुत बड़ा योगदान है। अण्णाभाऊ साठे एक शख्स हैं जो उसी दौर में इप्टा के साथ जुड़े और उन्होंने मराठी रंगमंच को बहुत समृद्ध किया। तो वो परंपरा लगभग सारे देश में इप्टा के माध्यम से जो कलाकार हैं, वो जो पीपल्स थिएटर जिसको कहते हैं, लोगों के लिए जो थिएटर कहते हैं, वो काम करते चले आ रहे हैं। तो ये इप्टा का इतिहास व परिचय है। बहुत लंबा इतिहास है, आज़ादी से पहले से इप्टा चला आ रहा है। और जब भी हम कलाकारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं, बिना संगीत के रंगमंच अधूरा हो जाता है।
सर, रायगढ़ का इतिहास कैसे बना इप्टा के विषय में, क्योंकि इप्टा देश में तो 1936 से शुरुआत हो गई है, आपने कहा 1943 में इसका गठन हुआ। रायगढ़ में कब आया और आप कब से जुड़े हैं? जहाँ तक मेरी शुरुआत है तो रायगढ़ के में जब इप्टा की शुरुआत होती है उस दौर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और 1980-81 का वो दौर था। अच्छा। जब मेरा जुड़ा हुआ इप्टा से, उस वक्त मैं केजी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था, और इप्टा का गठन उस दरमियान किया गया। मैं फाउंडर सचिव हूँ इप्टा रायगढ़ का जी। तो उस वक्त हम लोगों ने इप्टा का गठन किया, और उसके साथ तब तो मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ बाद में बना जी। तो उसके साथ रायगढ़ इप्टा के साथ ये एक अच्छी चीज़ और भी है, या हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि इप्टा मध्य प्रदेश की जो शुरुआत है जी। उसका जो पहला राज्य सम्मेलन होता है जी। वो उसी दौर में 80-81 में रायगढ़ में प्रथम राज्य सम्मेलन होता है। क्या बात। और इप्टा की इकाइयाँ जो हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में इप्टा की इकाइयाँ गठित होती हैं, और वहाँ से रायगढ़ का इप्टा का सफ़र चालू होता है। तो उस दौर में हम लोगों ने मुझे याद आता है कि विजय तेंदुलकर एक बहुत प्रख्यात नाटककार हैं, उनका एक नाटक है पंछी ऐसे आते हैं, ये खेला हम लोगों ने। अजय आटले उस दौर में बहुत अच्छे अभिनेता के रूप में उभरे थे। वो उनका पहला नाटक था, मेरा भी पहला नाटक था, और हम लोगों ने वो नाटक शुरू किया। इप्टा का वो पहला नाटक है। इसके बाद डॉक्टर शंकर सेस हैं, हिंदुस्तान के बहुत मशहूर नाटककार हैं, वो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। तो उनका एक नाटक था एक और द्रोणाचार्य, हिंदुस्तान का बहुत मशहूर नाटक है, जिसको लगभग बहुत सारे इकाइयों ने खेला है। तो वो नाटक हम लोगों ने किया। और उसके बाद सफदर हाशमी का आपने नाम सुना होगा। वो सफदर हाशमी का एक नाटक था समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो वो स्ट्रीट प्ले था, सड़क नाटक था। उस सड़क नाटक के हम लोगों ने लगभग 100 से अधिक ज़्यादा मंचन किए। और जो पीपल्स थिएटर जिसको कहते हैं, तो पीपल्स थिएटर का मतलब यही होता है, और इप्टा का गठन ही इसलिए किया गया था कि पहले जो रंगमंच है वो प्रोसेनियम थिएटर, या जिसको रंगमंच का थिएटर अपन कहते हैं, कि रंगमंच में कैद एक थिएटर होता है जिसमें बहुत सारे पात्र, बहुत सारे सेट्स लेके और बहुत तामझाम के साथ नाटक खेलते हैं। और वो एक अभिजात्य वर्ग के लिए खेला जाने वाला कला का माध्यम है, जिसको सिर्फ अभिजात्य वर्ग ही उसका आनंद ले पाता है। तो वो एक ऐसी कला थी जो प्रोसेनियम थिएटर में जो कैद थी, जो अंग्रेज़ों का जो थिएटर है, जिसे शेक्सपियर का जो थिएटर है वहाँ से जो थिएटर आता था, या फिर बाद में चल के पारसी थिएटर की एक शैली थी, जो पारसी थिएटर खेला जाता था। तो ये थिएटर के दर्शक लिमिटेड थे, और थिएटर का आस्वाद जो है वो एक विशेष वर्ग तक पहुँच पाता था। तो पीपल्स के लिए मतलब फिर नाटकों को लेके, कला के माध्यम को लेके, और कला के आस्वाद को लेके, कला की रचना धर्मिता को लेके, इन सब तमाम चीज़ों को लेके लोगों के बीच पहुंचाना, पीपल्स तक पहुंचाना, तो ये इप्टा का काम था। और इप्टा ने इस तरह से फिर वो पीपल्स थिएटर को सड़क पे ले जाके नाटक किया और लोगों को दिखाया। लोगों के दुख के साथ, लोगों के दर्द के साथ, लोगों की आवाज़ बन सके नाटक, इसलिए फिर ये नाटक का फॉर्म जो है आपके सामने खड़ा होता है, और इप्टा का ये योगदान है नाटकों के लिए। सर, आपने बहुत बढ़िया ढंग से बताया, रायगढ़ की बात बताई। सन 1980 से जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, उस समय से आप इसमें जुड़े हुए हैं। और नाटक की बात करते हैं तो पहले जैसे आप सड़क में जाके नाटक करते थे, उसका दौर कहीं ना कहीं कम हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं ख़त्म हो गया है। तो ये बदलाव कैसे आया और आप इसे कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से बदलाव तो एक अपरिहार्य चीज़ है, और बदलाव तो होना ही है। पहले जो मनोरंजन के साधन थे वो बहुत सीमित संसाधन थे। हमें फिल्मों का भी वो दौर याद है जब
टाकियों पे लोग टूट पड़ा करते थे जी, और जी, बड़े ब्लैक मुश्किल होती से थी ब्लैक टिकटें। होती थी टिकटें। और आज के तारीख में देखिए सारे थिएटर, अब तो लगभग 90% थिएटर बंद हो चुके हैं जी जी या दूसरे व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो वो इस दौर का शिकार तो कला होती रहती है, और कला का ये काम ही है कि वो लगातार रचनात्मक रहे, अपने दौर को पहचाने और अपने दौर के साथ जुड़े। तो लोगों का जैसे जैसे जीवन बदलता है, उनकी और भी चीज़ें बदलती हैं, शैली बदलती हैं, उसका कंटेंट बदलता है। तो वो उस तरह के बदलाव के साथ ये चीज़ें हुई हैं, और इसमें बाज़ार का भी एक बहुत बड़ा रोल है जी। लोगों के आस्वाद को बदलने में। तो जिस तरीके से बाजारीकरण लागू हुआ, उससे लगभग जो सारी स्थापित कलाएं हैं वो कहीं न कहीं छीण हुई, उनको नुकसान हुआ। तो वो एक दौर है। लेकिन जहाँ तक थिएटर और संगीत, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आप किसी भी दौर में सिनेमा पे अगर आपको जो कंटेंट दिखाई देता है, या आजकल जितने OTT प्लेटफॉर्म हैं उसमें जो कंटेंट दिखाई देता है, वहाँ जो अभिनेता आपको खड़े हुए दिखाई देते हैं और जितने दक्ष अभिनेता जो दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे दक्ष अभिनेता मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो सब थिएटर के प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। और वो थिएटर से आए हुए हैं, मतलब रस है उनके अंदर, पहले से अनुभव बहुत है। उनकी थिएटर की ट्रेनिंग है। हाँ। और वो थिएटर की ट्रेनिंग के कारण इतनी खूबसूरती से अपना काम करते हैं। और बहुत सारे नाम हैं इस दौर में, आप देखिए। और इन सारे एक्टर्स का आप अगर बैकग्राउंड तलाशेंगे तो ये सारे लोग थिएटर ग्रुप से आए हुए लोग हैं। तो कहते हैं नींव मजबूत है, इसलिए टिके हुए हैं वहाँ। तो ये थिएटर को आप इस तरीके से मत लीजिए। थिएटर एक स्कूल है, जी जी, जहाँ विद्यार्थी सीखता है और उसके बाद उसका आकाश खुलता है। तो कोई OTT प्लेटफॉर्म पे जाता है, कोई फिल्मों में जाता है, कोई अपना थिएटर में रास्ता तलाशता है, कोई एकेडमिक्स में जाता है। तो एक स्कूल है थिएटर, और स्कूल की जो अहमियत है वो हर दौर में मौजूद रहेगी। स्कूल तो स्कूल रहता है, और पाठशाला को हम किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने अभी रेडियो धूम ट्यून किया है तो हम आपको बता दें, अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे मेहमान हैं रविंद्र चौबे जी। आप इप्टा रायगढ़ के अध्यक्ष हैं। सर, जब भी हम बात करते हैं नाट्य कलाकारों की, कलाकार की बात करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कलाकार बनाए नहीं जाते, वो जन्म लेते हैं, बस उनको तराशा जा सकता है। और एक प्रकार से तराशने का ही काम करती है इप्टा। तो कैसे आप से जुड़ने का क्या माध्यम हो सकता है कलाकारों का? तो हम लोग समय समय पर नाटक करते रहते हैं, और इसके अलावा एक गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए रंगशालाएं, या जिसे वर्कशॉप, थिएटर वर्कशॉप कहते हैं, वो लगातार बच्चों के लिए करते हैं। तो बच्चे हैं, अगर आप 14-15 साल 16 साल तक की उम्र है आपकी, तो आप हमारे बाल रंग शिविर में आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारी थिएट्रिकल एक्टिविटी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में भी बदलाव होगा, आपके सोचने समझने और जीवन को देखने के दृष्टिकोण में भी बहुत फ़र्क आएगा थिएटर से जुड़ेंगे तो आप। और इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि कुछ निर्देशक जो हैं जी, स्थापित निर्देशक देश में या प्रदेश में, उनसे हमारा संपर्क है। तो हम समय समय पर अगर पर्याप्त संख्या में हमारे पास एंट्रीज आती हैं तो वर्कशॉप करेंगे उनके लिए, और वर्कशॉप करते भी रहे हैं। बहुत रायगढ़ इप्टा की बहुत लंबी लेगेसी है, और हिंदुस्तान के बहुत नामचीन थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे साथ आते रहे हैं और वर्कशॉप करते रहे हैं, और हमारी जो टीम दिखाई देती है उसी वर्कशॉप का ही नतीजा है। सर, जैसे आप शुरुआत में मैंने कहा था कि कलाकार जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते जी। और आप बहुत समय से इसमें जुड़े हुए हैं। आपको कब एहसास हुआ कि आपके अंदर एक कलाकार छिपा हुआ है? हाँ, ये बहुत कठिन सवाल है कि आपको कब इस बात का एहसास होता है। आप अपने संस्कारों से और अपनी अभिरुचियों से आप ये तय कर लेते हैं कि मेरे को किसके साथ जुड़ना है, कहाँ जाना है और मेरी दिशा क्या होगी। और
मेरे जीने का क्या तरीका होगा, तो वो आप अपने तरीके से चुनाव कर लेते हैं। और इसकी कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं होती कि आप यहाँ से पहचानते हैं या वहाँ से पहचानते उम्र हैं। हम जानना चाहते हैं, किस उम्र से आप जुड़े हैं? मेरी अभिरुचि साहित्य में थी, मैं पढ़ा करता था, साहित्य पढ़ता हूँ अभी भी। जी। तो वो साहित्यिक अभिरुचियाँ थीं। फिर मैंने जब कॉलेज में थे तो दोस्तों के साथ नाटक किया कॉलेज में, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन जो है नाटक में, वो कॉलेज के नाटक में मिलता नहीं है। जी। तो जाहिर है वो भूख बढ़ी। फिर पता चला कि यहाँ रायगढ़ में उमाशंकर चौबे जी हैं, जिनके यहाँ लगातार थिएटर से जुड़े हुए लोग जाते हैं, बैठते हैं। तो उनसे संपर्क हुआ, वहाँ गए। फिर एक नाटक तैयार किया हम लोगों ने, उस थैंक यू मिस्टर ग्लार्ड करके एक नाटक था। 1980 में वो नाटक हम लोगों ने बाल मंदिर में खेला। उस वक्त दिलीप सड़ंगी भी हमारे साथ हुआ करते थे। तो दिलीप सड़ंगी और मैंने उसमें मुख्य भूमिका की थी उस नाटक में। और वो मेरा वहाँ से नाटक का दौर शुरू होता है। और अभ्यास और सीखना तो रोज का काम है, आदमी हमेशा सीखता है, हर वक्त सीखता है। चौबे जी, नाटक के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, तो जैसे कुछ हास्य वाले होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं और आप किस प्रकार के नाटक करते हैं? बहुत सतही आकलन होगा इस तरीके से नाटक को देखना। वो कॉमेडी वाला जो जॉनर है, या जो स्टैंड अप कॉमेडी है, या उस तरह के नाटक हैं, कुछ नाटक होते हैं उस तरह के भी। लेकिन इप्टा जो नाटक करती है, तो इप्टा प्रतिबद्ध है कुछ मूल्यों को लेके। जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में आपसे बात कही कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके साथ खड़े होने के लिए इप्टा का गठन हुआ है। तो इप्टा की जो वो लेगेसी है, उस लेगेसी को आगे लेके जाना इप्टा की अनिवार्य शर्त है। जी। तो आप उस शर्त के हिसाब से देखें तो समानता है, बंधुत्व है, शांति है, स्वतंत्रता है। ये जो हमारे स्थापित मूल्य हैं, इन मूल्यों को लेके नाटक का चुनाव इप्टा करती है, इप्टा के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो। और जाहिर है कि वो सारा का सारा कंटेंट जो है कहीं न कहीं साहित्य से आता है। जी। और ऐसे साहित्य के साथ जो प्रतिबद्ध है, साहित्य जिनका लोगों से जुड़ाव है, जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की तकलीफ़ है, उसके साथ इप्टा जुड़ी हुई है। आज़ादी के बाद से निश्चित रूप से एक दिन में तो सारी आज़ादी मिल नहीं गई। जी। जी। आज भी बहुत सारे लोगों की आज़ादी महफूज नहीं है। तो उन तमाम मूल्यों के लिए इप्टा काम करती है और वैसे नाटकों का चुनाव करती है, अगर इप्टा के संदर्भ में देखें। और जहाँ तक नाटक है, तो नाटक के और भी प्रकार हैं। क्लासिकल नाटक हैं, जो अंग्रेजी से जिनका अधिकतम अनुवाद है, या संस्कृत के भी बहुत सारे नाटक हैं। वो इस तरह के नाटक हैं। उनमें से भी जो प्रतिबद्ध नाटक हैं, वो नाटक इप्टा खेलती है और लगातार करते हैं। सर, आपने बहुत सारे नाटक किए होंगे और सीखना तो जीवन पर्यंत है। अब तक के नाटकों में से यदि हम आपसे ये जानना चाहें कि आपके हिसाब से बेस्ट कौन था, जिसे आपने सोचा हाँ ये मैंने बहुत अच्छा कर दिया? वो बेस्ट करना बाकी है अभी। अच्छा, बाकी है। ये आपने बहुत सदा हुआ जवाब दिया है कि सीखना तो जीवन पर्यंत लगा रहता है। बिल्कुल। तो सबसे अलग नाटक कौन सा था? अलग नाटक आप कहें तो जो समरथ को नहीं, दोस्त गोसाई, जो सड़क नाटक हम लोगों ने किया। अच्छा। वो आप क्या होता है कि पूरी पब्लिक के घेरे के बीच में सड़क पे खड़े होते हैं और नाटक करते हैं। और आपके सामने जैसे मदारी एक एक चेहरे देख रहा होता है, उसी भूमिका में आप होते हैं और एक एक चेहरा ऑडियंस का आपके सामने दिखाई देता है। जब आप थिएटर में भी नाटक करते हैं तो आप स्टेज पे होते हैं और सामने एक डार्क हॉल होता है जिसमें ऑडियंस बैठा होता है। जब वो ताली बजाती है तो तब आपको उसके एग्जिस्टेंस का एहसास होता है। लेकिन जब आप सड़क पे नाटक करते हैं, दिन में करते हैं, दिन की रोशनी में करते हैं, आपके एकदम क्लोज इर्द गिर्द जो ऑडियंस खड़ा होता है, आप उसका जब रिस्पांस देखते हैं तो वो बहुत अद्भुत होता है। और निश्चित रूप से जो समरथ को नहीं, दोस्त गोसाई नाटक है, उस नाटक की बहुत अच्छी यादें हैं और वो नाटक अपील करता है अभी भी। क्या कहानी थी इस नाटक की? उस नाटक में ये है कि जो एक
जमूरा है और एक मदारी है। तो जमूरा का रोल जो है हमारे साथी अजय आटले, जो कि कोरोना में दिवंगत हो गए, वो सारा इस वर्ष का जो नाट्य समारोह है हमने उन्हीं को समर्पित किया है। तो वो रंग अजय के नाम से हम लोग कर रहे हैं। तो अजय आटले जो हैं वो मदारी की भूमिका किया करते थे, मैं जमूरे की भूमिका अदा किया करता था। और फिर जमूरे और मदारी के संवाद के बीच से फिर वो सारे चरित्र निकल कर आते थे। इस नाटक की कहानी ये है कि जो अनाज है जी, एक प्रतीकात्मक रूप में लिया गया था कि जो सुविधाएं हैं, जो समानताएं हैं, जो अधिकार हैं, वो कहीं किसी गोदाम में बंद हैं, तो वहाँ से रिलीज़ हों, फ्री हों, वहाँ से निकलें और लोगों तक पहुँचें। कहानी का मूल तत्व इतना ही था। और वो अनाज के माध्यम से, और फिर एक किसान जो है वो अनाज का कैसे पैदा होता है। एक खेत में जन्मा था मैं मेहनत की आग से, एक गीत है उसमें, और वहाँ से वो नाटक शुरू होता है। और फिर वो ज़मीन से उपजा हुआ अनाज कैसे जाके गोदाम में कैद हो जाता है, और एक बहुत बड़ा तबका उससे मरहूम हो जाता है और बड़ी ललक से देखता है, उसकी अधिकार से चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो ये मूल रूप से ये कथा थी उस नाटक की। और आपसे लगभग अंदाज़ा हमें हो गया कि कितना मैसेज वाला ये था प्रोग्राम, क्योंकि आपके इप्टा के हमें लगता है जितने भी नाटक थे जी, कोई ना कोई संदेश जरूर देते मैंने हैं। बार बार रिपीट किया है कि प्रतिबद्ध नाटक और लोगों की आवाज़ बने नाटक, वो हमारी एक मूल शर्त होती है नाटकों के चुनाव में। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। और नाटक और असलियत दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाटक करते समय कुछ चीज़ असली चीज़ें याद आ जाती हैं, लोग भावुक हो जाते हैं, और कुछ लोग असलियत में बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो एक असली ज़िंदगी जीना और एक नाटक की ज़िंदगी जीना, कितना अंतर आता है और कैसे कलाकार इसे कर पाते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। बहुत ही नकारात्मक ढंग से लिया जाता है, और सामान्य तौर पे जब बातचीत कर रहे हैं तो हम तंज करते हैं सामने वाले पे कि नाटक कर रहा है। बिल्कुल, है ना। तो ये जो जुमला इस्तेमाल होता है कि नाटक कर रहा है, तो वाकई इतना सरल नहीं है नाटक करना, और बहुत गंभीर और बहुत कठिन काम है नाटक करना। और जब आप नाटक कर रहे हैं तो आप किसी न किसी पात्र की भूमिका में हैं जी, तो निश्चित रूप से वो पात्र आप नहीं हैं। आप जब उस पात्र की भूमिका में हैं तो उस पात्र का एक तरह से आप आवाहन करते हैं, जी, वो पात्र आपके अंदर जाता है। और उस पात्र को अगर दर्शक ये समझे कि वो पात्र ही बात कर रहा है, और वो दर्शक अगर अभिनेता की और पात्र की फ़र्क मिट जाए अगर दर्शक के सामने, तो एक बहुत बेहतरीन स्थिति होती है अभिनेता के लिए, और बहुत अच्छी बात होती है अभिनेता के लिए कि उसने बहुत अच्छा अभिनय किया है। तो लेकिन अभिनेता पे उस तरह से चीज़ें हावी होती नहीं हैं। निश्चित रूप से पात्र के उसको जो दिया गया रोल है या उसके जो भाव हैं, तो वो अभिनेता तो जानता है कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से वो जान डालता है उसमें। तो वो अभिनेता का एफर्ट होता है, और अभिनेता इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा होता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या नाटक कर रहा हूँ। उन संदर्भों में नहीं जो हम सामान्य बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। तो वो अभिनेता की दक्षता है कि वो कितना एफर्टलेस होके अपनी एक्टिंग कर लेता है। सर, नाटक को जैसे जुमला के रूप में इस्तेमाल करते हैं लोग, एक शब्द और है नौटंकी। तो नाटक और नौटंकी में कितना अंतर है? नाटक और नौटंकी में बहुत ज़्यादा फर्क है। नौटंकी बिल्कुल लोक शैली है। अच्छा। और हम सब जानते हैं कि अवध का वो जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसमें अवध से मतलब कानपुर लखनऊ से लेके इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में एक ज़माने में नौटंकी बहुत प्रसिद्ध विधा थी, और अब तो लगभग विलुप्ति की लगार पे है नौटंकी। बिल्कुल, और अधिकतर घर में बोलते हैं जब बच्चे का पेट दर्द होता है तो कि नौटंकी कर रहा है। हाँ, तो वो लेकिन नौटंकी बहुत समृद्ध विधा है जी। और अभी भी अब तो नौटंकी के कलाकार लगभग गुम हो गए हैं, समापन की ओर हैं। और लेकिन एक दौर था नौटंकी का, और नाटकों में भी नौटंकी की शैली को इस्तेमाल किया गया है। बहुत से नाटक खेले गए हैं नौटंकी शैली में, और
अद्भुत संगीत है नौटंकी में। तो अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं उस नौटंकी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मैं उस नौटंकी की बात कर रहा हूँ जिसकी बहुत समृद्ध परंपरा रही है अवध में, बुंदेलखंड में और हिंदी पट्टी में। नौटंकी बहुत इज्जत के साथ किसी दौर में देखी जाती थी और उसके कलाकार बहुत मेहनती कलाकार थे। एक कलाकार की मैं आपको याद दिलाता हूँ, रघुवीर यादव। आप मैंने लगातार रघुवीर यादव को देख रहे होंगे, अभी भी रघुवीर यादव सक्रिय हैं। तो रघुवीर यादव जबलपुर से बिलोंग करते हैं और उनकी जो प्रारंभिक उनकी जो ट्रेनिंग है वो नौटंकी से शुरू करते हैं और नौटंकी के बहुत मजे हुए कलाकार थे। और आप रघुवीर यादव को गाते हुए सुनिए, उनकी जो गायन की शैली है, आप दीवाने हो जाएंगे उनके जब वो नौटंकी गाते हैं। तो बहुत बढ़िया सर आप बता रहे हैं। साथियों, यदि आप घर में नाटक शब्द का उपयोग करते हैं, नौटंकी का उपयोग करते हैं, बोलते हैं, तो इसे बिल्कुल भी हल्का ना समझें। ये है बहुत बड़ी बात है। तो 3 अक्षर के शब्द दोनों ही, नाटक और नौटंकी, मगर इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर आप भी बहुत मेहनत करते हैं और आप आर्टिस्ट होने के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं। आर्टिस्ट होना खुद की कला में बेहतर करने की एक प्रक्रिया है और डायरेक्टर में दूसरे की कला को बेहतर करवाने की। तो एज ए आर्टिस्ट जो आप कर रहे थे और एज ए डायरेक्टर आप कैसे अंतर को देखते हैं, और जो ऐसे कलाकार आते हैं जो गलतियां करते हैं तो आप उन्हें कैसे सिखाते हैं? और एक प्रश्न साथ में जोड़ रहा हूं, पहचानना। हर कलाकार के अंदर अलग अलग कलाकारी होती है, मतलब एक व्यक्ति, बहुत कम विरले लोग होते हैं जो हर कला में एक्सपर्ट होते हैं, मगर कुछ होते हैं जो एक चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। तो आप कैसे पहचानते हैं? देखिए, अभिनय जो एक एक्ट है, जो अभिनय कोई व्यक्ति कर रहा होता है, तो वो एक अकेले व्यक्ति का एफर्ट है और वो उसकी जो समझ है, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसका जो अभ्यास है, उसका जो जीवन है, वहाँ से वो अपने पात्रों को देखता है, अपनी संवेदना से पात्रों को देखता है, समझता है और उस पात्र के अनुरूप फिर अपने अभिनय को ढालता है। लेकिन जब हम डायरेक्टर की बात करते हैं तो डायरेक्टर एक ऐसा शख्स है जो टोटलिटी में पूरे प्रोडक्शन को देखता है, पूरे पात्रों को देखता है, उसका प्रभाव दर्शक तक क्या जाएगा वहाँ तक बैठ के देखता है। तो निर्देशक की ये भूमिका होती है कि वो निर्देशक के साथ साथ दर्शक भी होता है और दर्शकों की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को आप मान के चलिए कि निर्देशक है और वो जो अभ्यास किया जा रहा है या जो मंचित किया जा रहा है उस पूरी प्रक्रिया को वो एक दर्शक की हैसियत से देख पा रहा होता है, समझ पा रहा होता है। जब अभिनेता किसी एक्ट को कर रहा होता है तो वो व्यक्तिगत रूप से अपने पात्र के तय जिम्मेदार है और वो वहीं तक चीज़ों को समझ रहा है, लेकिन उसके जो सहपात्र हैं या उसमें जो संगीत का प्रभाव है, उसमें जो लाइटिंग का इफेक्ट्स आने हैं और उसका टोटल इफेक्ट क्या जाएगा, वो सारा का सारा वो दृष्टि जो है वो निर्देशक के पास में होती है। तो कहते यही हैं कि अगर निर्देशक और दर्शक के यानी विचार मिल जाए तो वो फिर निर्देशक की क्षमता है वो। और जब आप वहाँ से देख पाते हैं तो आप अपने नाटक को उस अनुरूप ढालते हैं, उसके पात्रों को समझाते हैं, टोकते हैं, सिखाते हैं और आप उस डिमांड के हिसाब से उससे जो काम लेना होता है उस हिसाब से उसको मोल्ड करते हैं, उसको बताते हैं और उसको भी समझाते हैं कि कैसे चीज़ें आपकी जो हैं आगे तक जाएंगी। तो ये इस तरह से एक बटा हुआ काम है और इसमें कोई भी शख्स निर्देशक बड़ा है या अभिनेता छोटा है या अभिनेता बड़ा है या निर्देशक छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग अपने अपने रोल को अपनी अपनी जगह परफॉर्म करते हैं और वो जितनी बेहतरी से करेंगे, क्योंकि निर्देशक की सीमाएं भी बहुत सीमित होती हैं। जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप नाटक कर रहे होते हैं, वहाँ तक तो निर्देशक की भूमिका है, लेकिन जैसे ही निर्देशक की भूमिका समाप्त होती है और मंच पे नाटक जाता है तो निर्देशक फिर दर्शक की तरह सामने बैठा होता है और फिर वो अभिनेता का कमाल होता है कि वो पूरे नाटक को कहाँ लेके जाता है। तो ये दोनों की अपनी सीमाएं हैं, दोनों के अपने आकाश हैं
सर डायरेक्टर की बात करते हैं, मैं मूवीज़ में आता हूं और मुझे ऐसा लगता था या ऐसा भ्रांति बन गई है कि डायरेक्टर के नाम से मूवी नहीं चलती। जो अभिनेता हैं, हीरो हैं, वो उनको फ्रंट में दिखाया जाता है और बहुत कम लोग होंगे जिन्हें मूवीज़ के डायरेक्टर के नाम याद होंगे। हम देख के बता सकते हैं कि इसमें ये अभिनेता थे, ये अभिनेत्री थी। तो क्यों विलुप्त होता जा रहा था ये, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है मार्केटिंग। आप किसी अभिनेता को लेकर मार्केट करते हैं और जी। वो मार्केटिंग की वजह से अभिनेता के नाम को आप बार बार कहना शो चाहिए करते हैं, शो दिखाते करते हैं, बेचते हैं उसको, उसके नाम से आपको यानी मार्केट मिलता है और इस तरह से अभिनेता के स्वरूप को गढ़ा जाता है। और वो गढ़ा हुआ अभिनेता जो है वो मार्केट में आपको उसका नाम सुनाई देता है। एक दौर है निर्देशकों का, और अभी भी निर्देशक हैं, कि अभिनेता कभी भी इतना लाउड नहीं था उस दौर में। आप नाम सुने होगा आपने, श्याम बेनेगल का नाम सुना होगा, ऋषिकेश मुखर्जी हैं, और भी इस तरह के तमाम नाम हैं। राज कपूर भी बहुत बड़े डायरेक्टर थे एक्टर के पहले, और बहुत सारे लोग हैं। तो वो डायरेक्टर्स की अपनी भूमिका है। अब चूंकि मार्केट में डायरेक्टर का नाम नहीं चलता, एक्टर का नाम चलता है, और एक्टर के स्वरूप को गढ़ा जाता है, एक्टर को सेल किया जाता है मार्केट में, तो उस तरीके से एक्टर के नाम को बार बार लिया जाता है। और अभी भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं, अनुराग कश्यप हैं, इस तरह के जो डायरेक्टर हैं, रोहित शेट्टी हैं, वो है ना, वो अपनी पूरी फ्रीडम से काम करते हैं। बिल्कुल। और उनके सामने एक्टर्स जो हैं वो अपनी सीमा में काम करते हैं, तो उनके नाम से ही फिल्में चल जाती हैं। सर इप्टा एक स्कूल है, यहाँ लोग एडमिशन लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो एक नॉर्मल कलाकार रहते हैं, मगर आपका काम है उनको तराशना कि जो टूटे फूटे रहते हैं। कलाकारी सबके अंदर रहती है मगर एक नियोजित तरीके से नहीं रह पाती है। तो कैसे उनमें बदलाव आप लाते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? निश्चित रूप से जब कोई किसी भी कला माध्यम से जुड़ता है, चाहे वो थिएटर हो, संगीत हो, या चित्रकारी हो, साहित्य हो, इस तरह के किसी माध्यम से अगर कोई किसी भी व्यक्ति का जुड़ाव होता है तो उसके जीवन में बहुत व्यापक परिवर्तन आता है। जैसे आजकल हम नई पीढ़ी की को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वो नशे की तरफ उसका झुकाव है, या वो बदमाशियां कर रहा है, या किसी भी तरीके के ऐसे काम जो समाज में नैतिक रूप से मान्य नहीं है, ऐसे कामों में अगर वो शामिल है तो ऐसी पीढ़ियों को लेके एक बहुत बड़ी चिंता होती है जी। लेकिन आप अंदाज नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास इप्टा के साथ कई हमारे साथियों का ऐसे लोगों का जुड़ाव है जो नरक की जिनकी जिंदगी थी, और इस तरह की तमाम सोहबतों में जो लोग फंसे हुए थे वो वहाँ से निकल के आते हैं, इप्टा के साथ जुड़ते हैं और फिर थिएटर करते हैं। उनको अपने होने का एहसास होता है, अपनी अहमियत का एहसास होता है, और अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं वो। और उसके बाद जो सीखने की प्रक्रिया होती है, और जब आप सीखने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो वो एक अनंत प्रक्रिया है, आप रोज़ सीखते हैं। जब आप वो सीखने की प्रक्रिया से आपका साक्षात्कार होता है और जब आप सीखते हैं तो आपके सामने एक बड़ा आकाश खुलता है और आप अपनी अभिरुचियों के अनुसार चीज़ें सीखते चले जाते हैं। तो इस क्रम में मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हमारे कुछ साथी हैं जो उस स्लम से, उस नर्क से निकल के आए थे इप्टा के साथ, जिनका जुड़ाव हुआ और उनके अंदर जो परिवर्तन आया और जो पढ़ने, लिखने, समझने, खोजने की जो प्रवृत्ति पैदा हुई, तो आज मीडिया में हमारे साथी हैं जो बहुत अच्छे ओहदे पे काम कर रहे हैं और बहुत रचनात्मक काम कर रहे हैं। कुछ लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस तरह का जो परिवर्तन हम साफ दिखाई देता है कि अगर वो उस उम्र की उस दौर पे अगर वो इस तरह की गतिविधियों से नहीं जुड़ते तो आज जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम पे पहुंचना उनके लिए नामुमकिन होता। और ऐसी तमाम बहुत सारी बुराइयां हैं जिनसे आप हटते हैं और इन चीज़ों से जुड़ते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत परिवर्तनकारी है और सकारात्मक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होता है। आपकी समझ बढ़ती है, आप विश्लेषण कर पाने की क्षमता आपके अंदर पैदा होती है और आप साफ साफ समाज को समझते हैं, देश को समझते हैं, अपने आसपास को समझते हैं, परिवार को समझते हैं, और फिर आपका
जीना आसान हो जाता है। आप अनावश्यक रूप से परेशानियों में नहीं फंसे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक विश्लेषण की क्षमता होती है। चूंकि आपका जुड़ाव अभिनय से है, संगीत से है, साहित्य से है, तो इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो इप्टा के माध्यम से हम लोग करते हैं। सर, इप्टा में नाट्य में भी हैं आप, संगीत वाले भी होते हैं, और एक मान लीजिए नाटक 30 मिनट का होता है, उससे बनने में लगभग कितना समय लग जाता है? और एक लाइटर नोट, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। आप आधे घंटे का एक नाटक बनाए हैं, एक पब्लिक का कोई भी श्रोता या दर्शक उठ के बोल दिया बेकार है, 1 मिनट उसको नहीं लगा आपके आधे घंटे बनाने में, ये तो आया सामने, और उसे बनाने में हो सकता है 15 दिन लगे, 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 100 लोग की टीम है, 200 लोग की टीम है, तो कितना समय लगता है? और जो 1 मिनट में बहिष्कार कर देते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? किसी भी चीज़ को बनाने की प्रक्रिया होती है तो वो पेनफुल तो होती है, उसमें दर्द तो शामिल होता है, और सारे लोगों का दर्द शामिल होता है, पूरी टीम काम करती है, लगातार काम करती है, और ये एक ऐसा मंच है कि यहाँ लोग प्रोफेशनल तो हैं नहीं, अपने अंदर के मन से जुड़ाव है उनका, और चूँकि सीखना चाहते हैं इसलिए लोग आते हैं, तो उनके अपने जीवन की जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं, उसके बाद भी जुड़ते हैं और कुछ नई चीज़ें करते हैं, सीखते हैं। तो वक्त तो ज़्यादा लगता है निश्चित रूप से, रोज़ अभ्यास होता है, और फिर अलग अलग चीज़ों का सिंक्रोनाइजेशन है, संगीत है, लाइट है, और हर किसी की दक्षता अलग अलग होती है। कोई लाइट को समझता है, कोई साउंड को समझता है, कोई संगीत को समझता है, कोई अभिनय को समझता है। तो इस तरह के लोगों का एक जमावड़ा है, एक टोटल परफॉर्मिंग आर्ट है। तो उसमें जितने भी लोग जुड़ते हैं वो सब मिलके कहीं जाके एक प्रोडक्शन तैयार होता है। और जो आप कह रहे हैं कि जो 1 मिनट में जिसने खारिज कर दिया, तो वो इन करने वालों की समस्या नहीं है, ये उसकी समस्या है। अच्छा, ये बढ़िया बात कही आपने। ये उसकी समस्या है। हाँ। ये उसकी समझ है कि वो चीज़ों को किस तरीके से समझ पा रहा है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे किसी क्रिएटिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो क्रिएटिव है वो जानता है कि किसी भी रचना को तैयार करने में, चाहे वो किसी भी कला माध्यम की हो, कितनी पीड़ा सहता है वो, तो वो जानता है कि इन चीज़ों को वो अवॉइड करता है, वो समझता है, वो उसकी पीड़ा है। मोटिवेशन कितना ज़रूरी है नए नए कलाकारों के लिए? कर पाते हैं, 1 बार नहीं हो पाता, 2 बार नहीं हो पाता, 3 बार नहीं हो पाता, और कुछ लोग हार मान जाते हैं। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि हार ना माने, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलनी ही है? वो एक व्यक्ति के जूझने की क्षमता पे निर्भर करता है कि वो कितना जूझ रहा है, और करत अभ्यास से बड़ी बात है। तो वो उसके अंदर की अपनी क्षमता है, उसकी अपने अंदर की ललक है कि वो चीज़ों का चुनाव कैसे करता है, वो उसके चुनाव पे निर्भर है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, एक सतत यात्रा है, या एक जहाज है जिस पे लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, या इस तरह की यात्रा है। आपके सामने कोई एक ऐसा केस आया कि जिसको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उसके अंदर कला तो है मगर वो आत्मविश्वास ना होने की वजह से वो अपनी कला को दिखा नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है? अक्सर सबके साथ ऐसा होता है। अच्छा। कोई भी, हम साधारण तौर पे बहुत बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन आप उनको मंच पे खड़ा कर दीजिए तो मुंह बंद हो जाता है, फिर खुलता नहीं है मुंह। तो ये जो चीज़ें हैं वो हर व्यक्ति के साथ होती हैं। तो वो उस झिझक से बाहर निकलता है, और उस झिझक से बाहर निकालने का सीधा सा तरीका है, ट्रेनिंग है, अभ्यास है। आप करते हैं, अपने साथियों के बीच करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, जाके थिएटर में करते हैं, और फिर ऑडियंस के सामने जाके करते हैं। तो वो एक क्रम है। आप कभी न कभी आपकी झिझक जो है वो ख़त्म होती है, और हर व्यक्ति में झिझक होती है, वो बहुत स्वाभाविक प्रवृत्ति है व्यक्ति की। तो कलाकार है तो उसको अभिव्यक्त तो होना पड़ेगा, अभिव्यक्त होने के लिए उसको बोलना पड़ेगा। जी जी जी। तो इन तमाम चीज़ों को वो समझता है, और उस तरीके से वो उसके अपने अंदर की लड़ाई है, उस लड़ाई से वो पार पाता है, और एक दिन दक्ष अभिनेता की तरह आपके सामने खड़ा होता है, और खुद ही निकलना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। और कहते हैं दूसरों से लड़ना आसान होता है, खुद से लड़ना कठिन होता है, क्योंकि इसमें जीतने वाले भी आप हैं, हारने वाले भी आप हैं। और हम आपसे एक संदेश लेना चाहते हैं रेडियो धूम सुनने वाले श्रोताओं के लिए, उन कलाकारों के लिए जो नवोदित हैं, जो कला क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं,
मार्ग नहीं चुन पाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है करियर की जब चिंता करते हैं, इसमें करियर तो अथाह है कामयाब होने के बाद, मगर शुरुआत में लोग करते हैं और फिर लगते हैं कि अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, तो उस असमंजस में फंसे रहते हैं। आज के समय में थिएटर जो है वो पूरी तरह से रोजी रोजगार पैदा कर रहा है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर से जुड़े हैं और बहुत अच्छे नाम हैं जिनके, और जो अपनी रोजी भी पैदा कर रहे हैं। रायगढ़ इप्टा से जुड़े हुए कई लोग हैं जो आज हिंदुस्तान में जिनका नाम है, और हिंदुस्तान के जो तमाम बड़े सेंटर हैं वहाँ लड़के गए हैं रायगढ़ इप्टा से जो जुड़े रहे हैं कभी। तो रास्ता है, आप निश्चित रूप से बहुत सारे ट्रेनिंग संस्थान हैं। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में एक विभाग है नाटक का, चंडीगढ़ में एक विभाग है नाटक का, ग्वालियर में एक नाटक का विभाग है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि हिंदुस्तान का, एशिया का एक बहुत बड़ा संस्थान है जहाँ थिएटर सिखाया जाता है। इसके अलावा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है जहाँ रायगढ़ से जुड़े जो हमारे साथी अनादि आटले हैं, उन्होंने FTTI से डिज़ाइन और एडिटिंग का उनका डिप्लोमा है। अभी उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार लिया है, रजत कमल पुरस्कार लिया है माननीय राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी से। तो क्षितिज है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आपका है। ये बहुत बढ़िया शब्द आपने कहा, क्षितिज है। नाम तो है मगर होता कुछ नहीं है वहाँ। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा? मैं लगातार राघव जी रेडियो धूम सुनता हूँ और मुझे आप लोगों से बहुत आशाएं भी हैं जी, निश्चित रूप से, और बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। और हम कोशिश करेंगे आपकी आशाओं को पूरा करने की और जो आपकी परंपरा है उसको निभाने की। हमारे भी सर सभी प्रोग्राम मैसेज वाले होते हैं, हम इन्फोटेनमेंट हैं, केवल एंटरटेनमेंट की बात नहीं करते, जानकारियों के साथ साथ हम मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत बढ़िया टर्म है इन्फोटेनमेंट, निश्चित रूप से जारी रखिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, ये था आज का हमारा प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसके आज के हमारे गेस्ट थे रविंद्र चौबे, इप्टा रायगढ़ अध्यक्ष। तो साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। और हम आपको बता दें, आज के इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा दीपक का, इसका संचालन यानी कि होस्ट किया आपके दोस्त RJ राघव ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। नमस्कार।